हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोरदार, बहुत ही ज़बरदस्त। 1 सेकेंड में चेक कर ले, सब कुछ सही आ रहा है ना। हाँ भैया, सब कुछ सेट है। आज हम बात करने वाले हैं रीनीट के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक चैप्टर से कौन कौन से पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट ही होते हैं, परंतु उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज मैं आप लोगों के लिए छांट के लाया हूँ। तो चलिए भैया शुरू करेंगे फटाफट से। और हम बात करेंगे आज यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जोरदार, जबरदस्त वाले पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर में आ चुके वो क्वेश्चंस जो आपको सिखाएंगे कि इस ईयर में आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नामक चैप्टर के पीवाईक्यूज। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक नामक जो चैप्टर होता है, इसके 2 पार्ट है एनसीईआरटी में। एक पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के नाम पे, और एक पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के नाम पे। और हमको कौन सा पढ़ना है अभी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पोर्शन। ये जो है इस पूरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। और जो कैपेसिटर वाला पार्ट है उसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे नीट की या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से उसको अलग पार्ट में पढ़ते हैं। तो चलिए भैया शुरुआत करते हैं इसी बात से फटाफट से। और आज देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला पीवाईक्यू नीट 2025 का सीधा उठा के लिया है, सीधा तोप चला दिया सर आपने। तो यहाँ पे आते ही क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁶ मीटर is aligned with the direction of a uniform electric field of magnitude this। तो भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी हुई है। What is my electric field? 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये लिखी है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया साहब? क्या बोला यहाँ पे? डाइपोल मोमेंट जो था ना P, वो दे रखा था साहब 5 × 10⁻⁶। ठीक है। A dipole is then rotated through an angle 60 degree with respect to the electric field. The change in the potential energy of the dipole is what? अब देखो यहाँ पे ध्यान समझना भैया। अगर मैं ध्यान से समझूं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है डाइपोल की? साहब पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हालांकि इसको पी ई मत लिखो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी होती है -P.E। ये होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? -P.E। अगर मैं यहां पे सबसे पहले एक चीज समझता हूं, तो क्या मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी? यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम की। तो उसको लगा दूंगा मैं यहां पर, और कितनी आएगी भाई साहब? और P.E हो जाएगा मेरा P × E × cos थीटा, और यहां लगा दूंगा माइनस, ये हो जाएगी मेरी इलेक्ट्रिक, ये मेरी पोटेंशियल एनर्जी। अब साहब मुझे उस पोटेंशियल एनर्जी में से पुरानी वाली पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करना है, तो कैसे कर दूंगा मैं? यहाँ पे डेल्टा यू मेरा हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बेटा अगर मैं सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लेके चलता हूं, तो क्या यहाँ पे पीई कॉमन आ जाएगा? यस सर। अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा माइनस कॉस, क्या आएगा? थीटा। एक काम करते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा बराबर पीई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो फाइनल माइनस इनिशियल, परंतु यहाँ पे एक चक्कर था। चक्कर क्या था कि यहां लिखा हुआ है माइनस, ठीक है। तो मैंने क्या करा? कोस थीटा इनिशियल माइनस कोस थीटा फाइनल कर दिया, खत्म बात। तो कितना आएगा यहाँ पे? व्हाट इज पी? पी 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 कहां गया? पी है मेरे पास 10⁻⁶ में माइनस के साथ, और साथ में क्या दिया हुआ है मुझे यहाँ पे? इलेक्ट्रिक जो फील्ड दे रखी है, 4 × 10⁻, आपकी हिसाब साफ दे रखी है 5। उसके अलावा पहला जो एंगल था वो अलाइंड था। अलाइंड क्या समझते हो? अलाइंड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इधर ही हमारा डाइपोल मोमेंट है, तो एंगल क्या हो जाएगा दोनों के बीच का? 0 हो जाएगा, माइनस। बाद में कितना एंगल हो गया साहब? उठा के इसको इधर ले आते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में। अरे ज्यादा इधर आ गया, थोड़ा कम ले आते हैं, तो थोड़ा कम कर दिया है। तो कितना बचा इलेक्ट्रिक हमारे पास में? एंगल आ गया 60। तो यू कैन राइट हियर cos 60। बेटा बहुत ही इजी चीज है, 5 × 4 20 होता है, 10⁻⁻1 बचता है, और हमारे पास में यहां आएगा 1 - 1/2। इसको फिर से सॉल्व कर दिया है, तो 1 - 1/2 बन जाएगा मेरा हाफ। हाफ को मैंने काट दिया है 20 से, तो बचेगा 10 10 10 10। तो आंसर आएगा 1। इसी बात पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमने एक चीज समझी है कि 2025 का पेपर जो था वो लल्लू था।
क्या ये क्वेश्चन लल्लू था? सर पूरा पेपर देखिएगा फिर बताइएगा लल्लू था कि नहीं था। चलो कोई बात नहीं, किसी दिन पूरा पेपर भी लेके आएंगे। परंतु क्या अभी आपको ये चीज़ समझ में आई कि जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, 1 जूल। 1 जूल का चेंज आएगा बेटा, यहाँ पे लिख सकते हो आप 1 जूल का चेंज। तो ये हो गया मेरा पहला सवाल हमारे इंपॉर्टेंट PYQs फॉर री नीट फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं फटाफट से और आगे बात करते हैं बेटा, फटाफट से फास्ट स्पीड से करते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस A and B having charge plus Q minus Q respectively placed at the center of the apart and force acting between them is F। F लगा है साहब, यहाँ पे Q चार्ज था साहब, यहाँ पे माइनस Q चार्ज था साहब, and are placed at a certain distance apart and force acting between them is F। इन दोनों के बीच की जो दूरियां थी उसको मान लेते हैं साहब D। तो फोर्स कितना आ जाएगा साहब? K Q स्क्वायर बाय D स्क्वायर, यह आ जाएगा मेरा फोर्स। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? या क्या आ गया बेटा? फोर्स। अगर ये फोर्स आ चुका है तो आगे क्या बोला है? 25% चार्ज ऑफ A is transferred to B, then the force between the charges become what? बेटा पहली बात तो ये है ना, ये वाला ये A था, ये भाई साहब था B, इसमें से इधर 25% चला गया। अब पहले ये समझना पड़ेगा कि 25% होता कितना है सब। 25% होता कितना है उसको निकालने के लिए एक काम करते हैं, कुछ अलग कलर के पेन का इस्तेमाल करते हैं। और इसी बात में मैंने अलग कलर का जो पेन लिया है वो कौन से कलर का है? वो कुछ रेड कलर का पेन है। तो रेड कलर के पेन से मैंने जाना है कि इस Q का अगर मैं 25% निकाल देता हूँ 25%, तो एक्चुअल में इसका Q/4 होता है, और Q में से Q/4 निकाल दिया तो ये 3Q/4 बचता है। और 25% का मतलब होता है बेटा Q/4, और जब ये Q/4 यहाँ जाके जुड़ेगा माइनस Q में, तो मेरा जो आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा साहब? माइनस Q तो पहले से ही था यहाँ पे, तो मेरा लिख दूंगा, मैं इसको कितना लिख दूंगा? माइनस Q प्लस Q/4, तो माइनस 3Q/4। ये मेरे पास में क्या जाएगा? टोटल चार्ज आ जाएगा। देख ध्यान से समझना बेटा, एक चीज कंफर्म है कि पहले टोटल चार्ज 0 था, अब एक से निकल के दूसरे में चला गया 25%, तो भी टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, और 0 ही है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो नाउ आई कैन से यहाँ पे फोर्स कितना आएगा भैया? फोर्स आएगा K 3Q/4 का होल स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का D का स्क्वायर। जब मैंने यहाँ पे इसको सोल्व किया, इट इज 9/16 KQ स्क्वायर बाय D का स्क्वायर। क्या 9/16 KQ स्क्वायर बाय D स्क्वायर से कोई मैच कर रहा है क्या? यस सर, ऑप्शन नंबर C सर। आया कि नहीं आया? आ गया भैया। इसी बात पे मैं आगे बढ़ता हूं। अब हमने पाया, और अब फिर से 2025 सवाल आ गया, चलो भैया इसको भी करते हैं। तो इससे क्या कहा? 2 आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। पर सर इतना बड़ा सवाल देख के तो सर हमारे वैसे पसीने छूट जाएंगे। हाँ बेटा तभी तो बात है, तभी टफ हो गया है। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज Q एंड द फोर्स ऑन रिपल्सन बिटवीन देम इज F। भैया 2 स्फीयर थे, ये था A, ये था भैया B। भैया A पर Q चार्ज था, भैया B पर Q चार्ज था, Q चार्ज था सर, Q चार्ज था। ए थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर A फर्स्ट। पहले हम तीसरा स्फीयर लेके आए C वाला, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इसको इससे टच किया। जब इसको इससे टच किया तो हमने क्या पाया? हमने कुछ नहीं पाया, इस स्फीयर का कुछ चार्ज इसने पाया, और इसने अब कितना पाया? अब C के पास हो चुका है Q/2 और A के पास हो चुका है Q/2। जैसे ये इसके पास आया, A वाला बड़ा दयावान इंसान था, बड़ा दरिया दिल इंसान था, उसने कहा ले कोई बात नहीं, लेके चला जा मेरी तरफ से Q/2। जब तू मेरी साइज का है, मेरे बराबर का है, तेरे को भी Q/2 चाहिए होगा, तो दे दिया इसने अपने इसको अपना Q/2, और ये बन गया है दानवीर कर्ण। समझे? तो ये बन गया है दानवीर कर्ण। अब C वाला बड़ा चालाक इंसान था, C वाला इससे चार्ज लिया कुछ, इसको बेचारे को आधा किया, अब रवाना हो गया अपने दूसरे शिकार पर, और उसने वहां जाके क्या करा? ये वाले ने C वाले ने जाके इसके साथ टच हो गया, तो ये B था और ये मेरा C था। अब जैसे C वाला B वाले के साथ जाके टच हो गया, तो हुआ क्या? अब टोटल चार्ज हो चुका है इसका Q और इसका Q/2, मिला के हो चुका है बेटा 3Q/2। तो इसका मतलब दोनों के पास अब कितने रह जाएंगे? 3Q/4।
और इसके पास हो जाएगा 3q/4। सोचिए वो भिखारी सी जो कभी अकेला आया था, बिना चार्ज के आया था, खाली जेब से आया था, उसने आधा q से लिया है और q/4 इस b का निकाल लिया है। अच्छा खासा 3q/4 पे चार्ज होके अब ये हमारा जो c वाला है ये भाग जाएगा यहाँ से, भाग जाएगा यहाँ से। अब कौन बचा हमारे पास में? आज फिर से a बचा और फिर से b बचा। आज b के a के पास कितना चार्ज है? q चार्ज है। और b के पास कितना चार्ज आ गया बेटा? 3q/4 चार्ज आ गया। सॉरी, a के पास q/2 हो गया, इसके पास 3q/4 हो चुका है। दोनों के बीच की दूरियां आज भी वही है। अगर हम नया फोर्स निकालेंगे, पर फोर्स निकालने से पहले दोनों आपस में बातें कर रहे थे और जब पता लगा उन लोगों को कि इसको भी लूटा सी वाले ने और हमको भी लूटा सी वाले ने, जब दोनों को लूटा सी वाले ने, तो आज इनके पास फोर्स कितना आ गया है? KQ/2 इंटू 3Q/4। इसको पूरे को डिवाइड कर दीजिए बाई r², तो आंसर इज व्हाट? 3/8 KQ²/r²। तो बेटा सोल्व किया तो हमने पाया कि एक्चुअल में ये पुराने फोर्स का 3/8 टाइम्स था, जो कि इससे मैच कर रहा था। अगर मैं सच बताऊं तो ऐसी कोई कुछ बातें हमें बहुत सारी बुक्स और एनसीईआरटी में मिल जाती है, जहां पे हम ऐसे टच कर करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज करते हैं। तो ऐसी बातें हमें मिल जाती है बच्चों, कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। इसलिए आपको बहुत अच्छे समझना है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब इसको आप लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से और धमाकेदार सवाल करेंगे। नेक्स्ट वाला जरा ध्यान से देखिए। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 massless string of length L are initially at a distance D. D is very less than L apart because of their mutual impulsion. क्या बात है, ऐसे लगा हुआ था सर? यस सर, ऐसे लगा हुआ था सर। ओके सर, समझ गए सर। अब समस्या क्या है सर? द चार्ज बिगिंस टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर्स एट कांस्टेंट रेट। दोनों स्फीयर के अंदर छेद कर दिया गया है, चार्ज गिरने लग गया है। हम यहां से बेटा जब चार्ज गिरने लगेगा तो एज ए रिजल्ट द स्फीयर अप्रोचेस ईच अदर। आज तो बहुत दूर दूर थे, फुल चार्ज था, फुल एटीट्यूड था। कल से चार्ज कम हो गया, एटीट्यूड कम हो गया, लड़ाई कम हो गई, तो क्या पास आने लगे दोनों एक दूसरे के? अब पास आने लगे क्योंकि अब चार्ज में उतनी क्षमता नहीं है, चार्ज में तो दम नहीं है कि इनको इतना दूर रख सके, तो ऑटोमेटिकली ये पास आना शुरू हो गए। एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि एक सिचुएशन पे इनके बीच की दूरी हो गई x। घटते 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 कितनी हो गई बेटा? x हो चुकी है। ओके बच्चों, तो इसकी हो चुकी है x। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी x/2। अरे आया समझ में? और यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी x/2। अरे आया समझ में? तो ये हो जाएगी x/2, वो हो जाएगी x/2, ये हो जाएगा l, ये हो जाएगा phi, और ये क्या हो जाएगा मेरा? phi हो जाएगा। अब मैं ये बात जानता हूं कि भैया जो phi एंगल है ये बहुत स्मॉल एंगल है, क्योंकि यहां बोला गया है कि जब d ही बहुत छोटा था तो क्या कम होते होते जो x बचा, क्या x बहुत छोटा हो गया? इसका मतलब एंगल बहुत स्मॉल है। इसका मतलब sin phi इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 10 phi इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कितना आएगा? x/2 और वट एवर द लेंथ, इसको अपन l मान सकते हैं, क्योंकि sin phi की तो यही आएगी x/2, ये l लेंथ। वो अलग बात है कि दोनों के दोनों 10 phi के भी बराबर है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। क्या आपको बात समझ में आई है यहाँ पे? तो sin phi = 10 phi = x/2l। इस प्रकार से हम यहाँ समझेंगे कि साहब किस प्रकार से यहाँ पे आंसर आएगा। अब हम यहाँ पे आ चुके हैं साहब। अब मुद्दा शुरू होता है यहाँ पे नया मुद्दा। क्या कहता है मुद्दा? ये कहता है कि साहब यहाँ लगेगा फोर्स और वैल्यू कितनी आएगी? मान लो कि इसके ऊपर चार्ज था Q और इसके ऊपर चार्ज था Q, तो फोर्स आएगा KQ² बाय, क्या आएगा? फोर्स KQ² बाय डिस्टेंस आएगा x का स्क्वायर। आया समझ में बेटा? फोर्स आएगा KQ² बाय x का स्क्वायर। यहाँ पे लगेगा नीचे mg। अगर मैं इसको जरा ध्यान से बनाता हूँ वापिस से फिर से, तो कितना आ जाएगा बच्चों? जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इसको अगर मैं यहाँ बनाता हूँ ऐसे, तो यहाँ टेंशन आएगा T, नीचे आएगा mg और इधर आएगा मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा सर,
तो सर ये क्या एंगल थीटा आएगा? हाँ भाई मान सकते हैं, पर थीटा क्यों मान रहे हो बेटा? इसको फाई मान लीजिए ना यार। तो इधर क्या आएगा मेरे पास में? टी साइन फाई, इधर आएगा टी कोस फाई। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा टी साइन फाई आएगा वो के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा, और जो मेरा टी कोस फाई आएगा वो मेरा एम जी के बराबर आएगा। तो इसको डिवाइड कर दिया तो मुझे टेन फाई मिल गया, मजा आ गया। इसको लिख दूंगा के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। कौन सा जी? एम जी। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन को सोल्व। तो अभी तक तो हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। अब बेटा अब खेल शुरू होएगा। देख ध्यान समझना बेटा, अब ध्यान समझना, अब मजा आएगा यहाँ पे, शानदार, बहुत ही जबरदस्त। पर करूँ क्या सर, जगह नहीं है, कोई बात नहीं, सेट करते हैं बेटा इधर उधर। चलो यही करेंगे छोटी सी जगह में। तो व्हाट इज माय टेन फाइव एक्स बाई 12, इसको लिख दें एक्स बाय 2l इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? अब इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, इट बिकम्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू इस पूरे के एम जी 2l सबको एक कांस्टेंट मान लो, सी कांस्टेंट, इसको लिख दो क्यू स्क्वायर। अरे आया समझ में? अब अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे इसको ध्यान से ऐसे लिख दूं कि x की पावर 3/2 हो जाएगा इस प्रोपोर्शनल टू, तो क्यू कर दिया। अरे बोलो भैया, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इट इज 3/2, x की पावर 3/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये? तो ये कितना हो जाएगा ये? तो कितना हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा बेटा 1/2। कितना हो जाएगा? 1/2 इस प्रोपोर्शनल टू डी क्यू बाय डी टी। डी क्यू बाई डी टी तो मेरा फिर से कांस्टेंट था, ये दे रखा यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी जो है वो कांस्टेंट रेट से कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या होएगा, अगर मैं ध्यान से इसको देखूं, अच्छा एक और चक्कर क्या है बेटा यहाँ पे देख ध्यान समझना, x की पावर 1/2 ये आएगा dx बाई dt, उसके बाद आएगा इट इज dq बाय dt। तो dx बाई dt को मैं लिख दूंगा वेलोसिटी v, और v प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 1/2। तो v प्रोपोर्शनल टू 1/x की पावर 1/2 मतलब x की पावर -1/2, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जरा जगह की कमी के कारण हम इसको ढंग से यहाँ पे लिख नहीं पाए, परंतु मैं समझाता हूँ आपको। अगर आपने ये लिख दी है एक बड़ा इक्वेशन, तो एक्स क्यूब एक तरफ हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक तरफ हो जाएगा। तुम्हें करना कुछ नहीं है, दोनों का रूट कर दीजिए। एक्स क्यूब का रूट एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, और क्यू स्क्वायर का रूट ओनली क्यू रह जाएगा। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जब आप एक्स की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करोगे तो 3/2 एक्स की पावर 1/2 आएगा, और साथ में dx बाई dt आएगा। खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात कर दिया यहाँ पे। ये मेरी बात समझ में आ गई तुम लोगों को? तो x की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? -12। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल गया है हम लोगों को? इस क्वेश्चन में बोला गया है साहब, इस क्वेश्चन में बोला गया है साहब, बोला गया है साहब, बोला गया है साहब, a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges q, the system of the three charges will be in equilibrium if q is what। तो बेटा एक काम करते हैं ना, यहाँ पे q मान लेते हैं कैपिटल, यहाँ q मान लेते हैं, ये स्मॉल q मान लेते हैं, बात ही खत्म। अब मुझे किसी एक पर क्या फोर्स बैलेंस करना है। तो देखो एक चीज समझो, एक चीज बहुत ध्यान समझना बेटा, बहुत ध्यान समझना, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स इधर आएगा F ड्यू टू Q, और इस वाले की वजह से फोर्स पीछे आना चाहिए, तभी बैलेंस करेगा, और पीछे तभी आएगा जब ये -q चार्ज होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे कोई बोले कि एक काम करो ना सर, FQ निकाल दीजिए ना सर, तो मैंने कहा लो बेटा 2 मिनट में निकल गया। FQ इस पूरे डिस्टेंस को तो मान लीजिए 2d, खत्म बात। तो FQ स्क्वायर बाय 2d का होल स्क्वायर, ले हो गया भैया फोर्स। अगर मुझसे कोई बोले कि आप FQ निकाल दीजिए सर, अभी तो निकाला था FQ, वो F बड़ा Q था, ये F छोटा Q था, तो कितना आएगा यहाँ पे? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन D का स्क्वायर। जब दोनों को बैलेंस करा तो हमारे मन में एक ख्याल आया, दोनों को जब बैलेंस करा तो हमारे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना इन दोनों को बैलेंस करने के बाद जो कुछ भी कट सकता है उसको काट दिया जाए। सर ये कैसा ख्याल है? ये तो
फैक्ट वाली बात है कि डी स्क्वायर और के से कटेगा और एक क्यू से कटेगा, तो स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल Q/4 आएगी, और माइनस तो शगुन का था, इसलिए यहाँ पे -Q/4 आएगी। आई मेरी बात समझ में? यहाँ पे क्या आएगी बेटा? -Q/4 आएगी। आई मेरी बात समझ में? सो इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं और एक और क्वेश्चन के ऊपर। स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर्स इन द प्लेन ऑफ द paper, a uniform electric field E also in the paper, or the paper also plane of the paper is limited only to the lower half of the square surface. The electric flux in SI units associated with the surface is 2006 वाला सवाल है, और इस सवाल में आपको जम कर बेवकूफ़ बनाया गया है। इवन यहाँ तक SI यूनिट की बात भी कर दी गई है। इतना लेवल का बेवकूफ़ बनाया है बेटा इस सवाल ने। करना क्या है? जीरो आंसर है बेटा, जीरो आंसर है बेटा, जीरो आंसर है। बेवकूफ़ बना दिया। फ्लक्स के लिए तो फील्ड अंदर जानी चाहिए, गई नहीं फील्ड लाइन्स अंदर, बार बार से निकल गई, तो फ्लक्स हुआ ही नहीं, फ्लक्स पैदा ही नहीं हुआ। बाकी तो फालतू बातें कर रहा था वो कि लोअर हाफ से हुआ है, अपर हाफ में नहीं है, और ये है वो है, ऐसा यूनिट है, एसोसिएटेड है, सब बेकार है। फील्ड थी ही नहीं बेटा, फ्लक्स था ही नहीं वहां पे। आई मेरी बात समझ में? इसी बात पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और देखो ध्यान से। ओ माई गॉड सर, अ पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P। ये डाइपोल मोमेंट P था सर, इसके डाइपोल पे द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल ऑफ डिस्टेंस R डिस्टेंस से बताइए क्या पूछा है आपसे। डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द डाइपोल इज R, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q इज व्हाट। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो इधर होगी, दूसरी बात ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी वैल्यू आएगी KP/R³। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी इट इज प्रोपोर्शनल टू P होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी प्रोपोर्शनल टू R⁻³ होगी। कहाँ गया? P और -3। खत्म बात। ये लल्लू सा सवाल था, डाइपोल के बारे में जानना था, हमने जान लिया है, मजा आ गया है, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। सो नेक्स्ट सवाल में हम आए हैं बेटा, फिर से आपके सामने एक सवाल आया फ्लक्स का। जरा आराम से, कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बारी बार से निकल रहा हो, जरा चेक करते हैं। स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड लेंथ L इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्लेन ऑफ द पेपर में ये हमारी स्क्वायर बनी हुई है, उसी में इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है। अब उसी प्लेन में स्क्वायर है, उसी प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अंदर कैसे जाएगी भैया? फिर से बेवकूफ बनाया गया है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं आगे। एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा, इसका मतलब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम प्लेन में थी with the horizontal side and the square as shown in the figure. The electric flux linked to the surface in units of voltmeter is what? Again 0। बुद्धू बनाया, बड़ा मजा आया टाइप का सवाल। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? 0। खत्म बात, फिर से 0 आएगी बेटा। यहीं से आगे बढ़ते हैं भाई साहब, और आगे देखते हैं। hollow cylinder has a charge Q coulombs within it if phi is the electric flux in the units of voltmeter एसोसिएटेड विद द कर्व्ड सरफेस ऑफ B। बेटा कर्व्ड सरफेस से हमारा जो फ्लक्स था वो फाई था, देन फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस प्लेन सरफेस। अब तुम ध्यान से समझना, अगर इस सिलेंडर के बारे में ध्यान से देखूं तो इस सिलेंडर का टोटल फ्लक्स कितना आएगा? टोटल फ्लक्स कितना आएगा भैया? इसको ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो। टोटल फ्लक्सिस कितना आएगा? 3 चीजों की वजह से आएगा। दो तो प्लेन सरफेस है, एक तो लिखा मैंने ड्यू टू प्लेन सरफेसेस, और एक लिखा मैंने ड्यू टू कर्व्ड सरफेसेस। बेटा एक तो प्लेन सरफेस की वजह से आएगा, एक कर्व्ड सरफेस की वजह से आएगा। जो टोटल फ्लक्स आएगा वो Q/ε0 आएगा। जो प्लेन सरफेस की वजह से आएगा, क्या 2 प्लेन सरफेस है तो चलो मुझे प्लेन सरफेस का निकालना भी है, तो 2 टाइम्स ऑफ प्लेन सरफेस का phi p कर देता हूं। और जो मेरा कर्व्ड सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स था वो phi था, क्योंकि गिवन था क्वेश्चन में अगर मुझे यहाँ पे phi p निकालना हो तो व्हाट इज माय phi p? इस Q/ε0 में से पहले माइनस कर दीजिए ना माय phi को, फिर पूरे को डिवाइड कर दीजिए ना। सर कर दिया है ना, तो आंसर कितना आया है ना? D = ½ Q/ε0 - phi आया है ना। आया समझ में भैया? तो इसको लिख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। इसी बात पे आगे देखते हैं ना, आगे क्या बोला गया है ना, पक्का है ना? इसी बात पे देखते हैं भैया।
A charge q is located at the center of a cube. The electric field of any phase. Center of the cube है बेटा, सेंटर ऑफ द क्यूब। एक काम करते हैं, आज हम इस डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करके सेंटर ऑफ द क्यूब बनाने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या ये क्यूब बना पाएगा हमारे लिए। अरे वाह, शानदार, जबरदस्त, जबरदस्ती। और भैया थोड़ा बड़ा बनाना यार। अरे 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 अरे, चल जैसे तैसे करके बन गया रे, काम चला नहीं है, कोई नहीं। यहाँ पे रखा हुआ है क्यूब, 6 सरफेस है, 1, पीछे वाली 2, इधर वाली 3, इधर वाली 4, नीचे वाली 5, ऊपर वाली 6 सरफेस। इसका मतलब फ्लक्स कितना निकलेगा बेटा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। और 1 से कितना निकलेगा एक सरफेस से, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई ने 4 पाई को जब काटा तो इधर बचा Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी ही वो छुपा हुआ ऑप्शन था जो एक्चुअली Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट था। आया समझ में? इसी बात पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या बोला है, होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर decreases as r increases for r is less than r and for r is greater than r increases as r पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखा हुआ है इसके अंदर। r is less than r and for r is greater than r, 0 as r increases for r is less than r and decreases as r increases for r is greater than r। अगर मैं बात करता हूँ 0 as r increases for r is less than r and increases as r increases for r is greater than r। आपको लग रहा होगा सर क्या आर 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 कर रहे हैं, परंतु मुद्दा सिर्फ इतना सा है बेटा कि अगर मैं होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड तो सारा चार्ज बाहर रह जाएगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ही नहीं। तो कौन से क्वेश्चन में नहीं आ रही है सर, इस वाले में नहीं आ रही है सर। बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा JQ भाई r स्क्वायर। तो क्या वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में आई थी, क्या वो r के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी? यस सर, r के बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। किसमें बढ़ रही है? डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो यहीं से आगे बढ़ते हैं बच्चों और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा हम लोगों ने ध्यान से, 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विद लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड माइनस लैम्डा आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस। क्या बात है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द 2 लाइन चार्जेस? क्या आएगा भैया? तो मैं कह रहा हूं आपको कि 2 लाइन चार्जेस है, लैम्डा है, माइनस लैम्डा है, यहाँ पे कितना आएगा? तो हम ध्यान से देख सकते हैं, अरे डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की? 2r है, 2r है, 2r है, तो ये 2r है। हम कह सकते हैं ये 2r है। कितनी आएगी लैम्डा की वजह से? जल्दी बोलो बट कितनी आएगी लैम्डा की वजह से? कितनी आएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी, कितनी आएगी? लैम्डा की वजह से आएगी 2k लैम्डा बाय r, इसकी वजह से इधर आएगी। और मजे की बात क्या है कि जो माइनस लैम्डा है उसकी वजह से भी इधर आएगी। तो कुल मिला के बेटा 2 ही आ जाएगी। एक ही की वैल्यू ये है, दूसरे की वैल्यू ये है, क्योंकि अब माइनस लैम्डा मत कर देना यहाँ पे, क्योंकि माइनस लैम्डा से मैंने दिशा निकाल ली है। दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? दोनों को जोड़ दूंगा बेटा तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ e। अगर मैं वैल्यू डाल दूंगा बेटा यहाँ पे तो ये जाएगा 4k लैम्डा बाई r, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन लैम्डा r। 4 ने 4 को उड़ा दिया तो लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो लैम्डा बाय पाई एप्सिलॉन नॉट r। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट था। तो यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं और आगे देख सकते हैं। एक नया सवाल आपके सामने 2016 ने पेश किया था, देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिस, इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 4 न्यूटन। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल सा फॉर्मूला है P sin थीटा। वैसे तो P क्रॉस E होता है, पर लिख दिया खोल के इसको P sin थीटा। साफ साफ दे रखा है टॉर्क के 4। P की वैल्यू कितनी है वही तो निकालनी सर वो नहीं निकालनी, चलो कोई बात नहीं वही लिख दो भी तो। और E की वैल्यू कितनी है साहब? E की वैल्यू है 2 10⁵
साइन थीटा को लिख दो साइन 30। भाई साहब इसको 4 रहने दीजिए। पी को कर सकते हो तुम कितना, चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस विच इज 2 इंटू 10 की पावर -2। सेंटीमीटर में था ना, तो मीटर में कर दिया बेटा उसकी लेंथ को, डाइपोल की लेंथ को। डाइपोल चार्ज मल्टीप्लाई बाई लेंथ ऑफ डाइपोल लिख दिया यहाँ पे साफ साफ। और यहाँ क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो जब इसको देखा तो हमने जाना सनम 2 से 2 कट गया है यहाँ पे हमारा। उसके बाद हमने क्या पाया है यहाँ पे कि 2 से 2 ये 4 कट जाएगा, 2 बचेगा, 10 टू द पावर -3 बचेगा, मजा आएगा। इट इज व्हाट 2 मिली कूलम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आया समझ में, 2 मिली कूलम। इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल करते हैं। In a certain region of space with volume 0.2 meter cube, the electric potential is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is what? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पे कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हमारी मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, 0 हो जाएगी। क्या तुम्हें क्लियर है बच्चों यहाँ पे? इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जरा ध्यान से, जरा प्यार से, जरा समझदारी से। और हमने ये पाया है कि Q है, ये Q है, ये माइनस Q है, माइनस Q है। 4 electric charges plus Q minus Q are placed at the coordinates of square of side length 2L. The electric potential at point A midway between the two charges Q and minus plus Q is what? बेटा यहाँ पे कितना आएगा 2L, 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 L, L। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, 4L का स्क्वायर, 5L का स्क्वायर, ये आ जाएगा साहब √5L। क्या जाएगा साहब √5L। तो अगर मुझे पोटेंशियल लिखने का मन कर रहा है तो मुझे इस चार्ज का पोटेंशियल लिखना पड़ेगा जो कि होता है KQ/L। और क्योंकि ऐसे दो चार्ज थे इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला चार्ज मेरा माइनस में था इसलिए पोटेंशियल माइनस में आएगा। और कितना आएगा KQ/√5L। और क्योंकि ये भी 2 थे इसलिए मैंने फिर से इसको माइनस में लिख दिया है। अब मैं यहां से कॉमन लेता हूं KQ/L। और कॉमन लेने के बाद मैंने यहाँ पे क्या पाया है, इट इज 2KQ/L कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आएगा 1 - 1/√5। जरा देखते हैं किससे मैच कर रहा है बेटा। देखो K को लिख दो 1/4πε0 लिख दिया। 2Q बचाएगा, यस 2Q, नीचे L बचाएगा, यस L। 1 बचाएगा, 1 - 1/√5, यस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कौन सी ईयर का था, 2011 का। ले खत्म कर दिया इसको। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई तोप उखाड़ने वाली बात नहीं है, कोई टफ चीज नहीं है, आराम से सोल्व होएगा। अगर हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान समझेंगे तो क्या लिखा हुआ है, द डायग्राम बिलो शोज रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल्स। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। देखो इसमें ए वाला 10 वोल्ट पे था, बी वाला 40 वोल्ट पे था। डिफरेंस आया है 30 वोल्ट का, वर्क डन आएगा 30 × Q। इसमें भी 10 पे था, 40 तो 30 का डिफरेंस है। इसमें भी 10 और 40 30 का डिफरेंस है। इसमें भी 10 और 40 30 का डिफरेंस है। तो बेटा इसका मतलब हर केस में जो वर्क डन है वो सेम आना चाहिए। तो इन लिखा हुआ है इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज सेम। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। इसी बात पे आगे बढ़ते हैं, करेक्ट हियर। The potential in the region is expressed as a x, y, z, v is equals to 6xy minus y plus 2yz, then electric field in at a point 1, 1, 0 कैसे करेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना वो होती है -∂V/∂x i कैप -∂V/∂y j कैप -∂V/∂z k कैप। तो ये क्या होता है सर? ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिश्ता क्या कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, उसके लिए सबसे पहले मैंने x के रेस्पेक्ट में इस पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया। तो 6x और y, तो बेटा 6 और y तो मेरा यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा बाहर की तरफ, और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। उसके बाद y का 0, 2yz का 0, सबका 0, तो i के बचेगा। अब खत्म बात। अब फिर से y के रेस्पेक्ट में करूंगा। जब मैंने y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मैंने यहाँ पे 6x को पाया,
फिर मैंने जब माइनस वाई का डिफरेंशिएशन किया तो मैंने -1 पाया। फिर जब मैंने 2yz को किया तो मैंने 2z पाया और यहाँ पे j कैप आएगा। फिर जब मैंने z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो आगे के दोनों टर्म्स का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन और क्या बचेगा साहब, 2 इंटू वाई इंटू के कैप। अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पर तो क्या ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है? अरे बोलिए भैया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो इसमें तुम्हें वैल्यू डाल देनी है। y की वैल्यू थी 1, जगह -6i कैप। x की वैल्यू थी 1 डालिए भाई साहब यहाँ पे। 6 इंटू 1 -1 प्लस 2 इंटू 0 0 0 जी j कैप -2 इंटू व्हाट इज y इज अगेन 1 k कैप। अब अगर मैंने इसको सोल्व कर दिया तो मुझे मिलेगा -6i कैप। इसको कर दिया तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5 और -5 j कैप। अगर मैंने आगे कर दिया तो -2 k कैप, माइनस कॉमन ले लिया, 6i कैप 5j कैप 2k कैप। ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर। कौन सा आ गया? करेक्ट आंसर। सो बच्चों, ये था हमारे सामने आज का बहुत ही प्यारा सा लेक्चर और इस लेक्चर में हमने बातें करी है किस प्रकार से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंपॉर्टेंट PYQs को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि आपके सामने बढ़िया सारे PYQs को कवर कर लिया जाए ताकि आपके सामने वो सब टॉपिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कवर हो जाए जो रीनेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो पूरा चैप्टर ही वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है पर पूरे चैप्टर को ढंग से पढ़ के जाइएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो कंडक्टर्स के बेस्ड भी आते हैं बच्चों, उसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो का अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए और मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।